गाइस, तो मैं आ चुका हूँ वापस तीसरी वीडियो के साथ। आई होप कि आपको दूसरी वीडियोस पसंद आई होंगी जो मैंने कल अपलोड की थी और ऊपर से अपलोड की थी। तो अब मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक कहानी के ऊपर, जो कि मोनालिसा की कहानी है। वो कौन थी, वो कहाँ रहती थी, उसकी पेंटिंग किसने बनाई थी, ये सब आपको मैं बताऊंगा। बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा, वो रिएक्शन वीडियो है तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं इसको रिएक्शन देने लगा हूँ, तो कीप वॉचिंग द वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोनालिसा स्टोरी। तो वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि मोनालिसा कौन थी, कहाँ से थी, उसकी पेंटिंग किसने बनाई थी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। नमस्कार दोस्तों, 21 अगस्त 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का समय था। काफी चहल पहल थी, लोग अपने ऑफिस में काम पर जा रहे थे कि तभी अचानक से लूव्र म्यूजियम से 3 आदमी बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने पिछली रात म्यूजियम के अंदर ही काटी थी और अब इनके हाथ में थी लूव्र म्यूजियम की एक अहम संपत्ति, जिसको एक कंबल में छुपाकर भाग रहे थे। ये पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर सुबह की 7:45 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि इन्होंने अभी अभी एक पेंटिंग की चोरी करी है और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है, ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, द मोनालिसा। आज के दिन इस एक पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन के करीब है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा के अंदर, क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग? आइए समझते हैं रहस्य मोनालिसा का आज के इस वीडियो में। The Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया गया था साल 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। और ये भाई साहब क्या कमाल के आदमी थे, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंटर नहीं बल्कि एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, चाहे वो पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एनाटॉमी हो, बोटैनी हो, हाइड्रोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, ऑप्टिक्स हो या फिर पेलियंटोलॉजी भी क्यों ना हो। इनकी जिंदगी पर पूरा एक अलग से वीडियो बन सकता है। तो इनकी बात ज्यादा ना करते हुए मोनालिसा पर आते हैं, जो कि इनके द्वारा बनाई गई सबसे फेमस पेंटिंग थी। लेकिन ये पेंटिंग थी किसकी? पेंटिंग में दर्शाई गई औरत की आइडेंटिटी को लेकर लोग हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहला खुलासा किया गया था जॉर्जो वसारी नाम के एक इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा, जिन्होंने साल 1550 में लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा लिखी थी। वसारी के अनुसार ये औरत थी लीजा गिरार्डिनी। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी, फ्रांसेस्को गियोकोंडो। उनका कहना था कि फ्रांसेस्को ने पेंटिंग अपनी बीवी के लिए कमीशन करवाई थी और यहीं से ही इस पेंटिंग के 2 नाम निकलते हैं। पहला नाम जो हम सब जानते हैं मोनालिसा, ये आता है मडोना लीसा से। ट्रेडिशनली इटालियन भाषा में मैडम शब्द के लिए मडोना शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो मडोना लीसा का मतलब हुआ मैडम लीसा और मेडोना का यहाँ शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया मोना, मोना विद डबल एन। और इसी चीज को इंग्लिश में लिखते हुए एक एन ड्रॉप कर दिया गया और ये मोना बन गया सिर्फ मोना। तो मोनालिसा का आज के दिन भी मतलब है मैडम लीजा या लेडी लीजा। और फिर आता है मोनालिसा का दूसरा नाम, जो कि है ला जोकोंडा। अपनी शादी के बाद लीजा गिरार्डिनी बन गई थी लीजा जोकोंडो। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर, इटालियन में जोकोंडो का मतलब लाइट हार्टेड या चीयरफुल भी होता है, मतलब हंसमुख। और आज के दिन मोनालिसा अपनी मुस्कान के लिए भी काफी मशहूर है, तो यहीं से ही इसका नाम आ गया ला जोकोंडो। फ्रेंच में इस जोकोंडो शब्द को जे से करके लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से जोकोंडो। तो यही कारण है कि अगर आप कभी पेरिस में लूव्र म्यूजियम में जाकर मोनालिसा की पेंटिंग देखेंगे तो फ्रेंच में वहां लिखा होगा ला जोकोंडो। अब दिलचस्प बात यह है कि साल 1550 में यह खुलासा होने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं थे कि वसारी ने जो बताया वो सही था। कई थ्योरी सामने आने लगी कि एक्चुअली में ये औरत कोई और है। कुछ लोगों ने कहा कि ये लियोनार्डो दा विंची की मम्मी थी, कुछ ने कहा कि ये इटालियन एरिस्टोक्रेसी में कोई रानी की पेंटिंग थी। सबसे मजेदार थ्योरी तो ये आई कि इस पेंटिंग में दा विंची ने खुद को दर्शाया है। ये पेंटिंग किसी औरत की नहीं है, बल्कि ये पेंटिंग दा विंची की खुद की पेंटिंग है और उन्होंने इमेजिन किया है कि वो खुद
कैसे दिखते अगर वो एक औरत होते तो। इस थ्योरी को आर्टिस्ट लिलियन श्वार्ट्ज ने साल 1987 में एक आर्टिकल में बढ़ावा दिया। उन्होंने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके सिमिलैरिटीज दिखाने की कोशिश करी लियोनार्डो दा विंची की खुद की शक्ल में और मोनालिसा की शक्ल में। वैसे देखो, इस लॉजिक से तो किन्हीं भी दो चेहरों को एक के ऊपर एक रखकर उनमें सिमिलैरिटीज दिखाई जा सकती है, लेकिन आज हम काफी सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि इस पेंटिंग में जो औरत दिखाई गई है वो लीजा जोकोंडो ही है। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने 25 साल तक इस चीज पर रिसर्च करी थी और आर्काइव्स ढूंढ के निकाले, और साल 2004 में उनको इस चीज का क्लियर एविडेंस मिला इस बात को साबित करने के लिए। इन्होंने ये भी पाया कि दा विंची के परिवार का एक काफी करीबी रिश्ता था फ्रांसेस्को जोकोंडो के परिवार से। साथ ही साथ इन्हें इसका भी रिकॉर्ड मिला कि लीजा की शादी 5 मार्च 1495 में रजिस्टर हुई थी, जब लीजा की उम्र 16 साल थी और फ्रांसेस्को की खुद की उम्र करीब 30 साल थी। इन्होंने ये पाया कि लियोनार्डो दा विंची के पिता और लीजा के हस्बैंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, और ऐसा हो सकता है कि इस पेंटिंग को कमीशन कराने का काम लीजा के हस्बैंड के द्वारा नहीं बल्कि लियोनार्डो के पिता के द्वारा किया गया। पलांटी का कहना है कि जब मोनालिसा की पेंटिंग बनाई गई थी तब लीसा की उम्र 24 साल थी, और इस पेंटिंग को बनाने के पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला, साल 1503 में जब फ्रांसेस्को और लीजा ने अपना खुद का घर खरीदा, या फिर दूसरा, दिसंबर 1502 में जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ। ये दूसरा रीजन ज्यादा प्रोबेबल लगता है क्योंकि इससे 3 साल पहले 1499 में लीजा ने अपनी बेटी को खोया था। अब इस पेंटिंग को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि लीजा के बालों में एक पर्दा सा चढ़ा हुआ है। इसे कई लोग मॉर्निंग वेल करके पुकारते हैं, यानी कि एक ऐसा पर्दा जो तब चढ़ाया जाता है जब परिवार में किसी की डेथ हो गई हो। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर दा विंची इटालियन थे, मोनालिसा इटालियन थी, तो ये पेंटिंग आज फ्रांस में क्या कर रही है? इसको लेकर बात कुछ ऐसी है कि साल 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस I लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट करते हैं कि वो फ्रांस में आकर रहने लगे, और इसी के चलते दा विंची इटली से फ्रांस शिफ्ट हो जाते हैं और अपने साथ मोनालिसा की पेंटिंग भी लेकर जाते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इस चीज पर क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि दा विंची ने अभी तक भी इस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं किया था। पेंटिंग शुरू करने के 15 साल बाद भी वो इस पेंटिंग पर अभी भी काम किए जा रहे थे, इसे और मॉडिफाई करके और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच साल 1519 में राजा के महल में रहते हुए लियोनार्डो दा विंची का देहांत भी हो जाता है, और ये पेंटिंग राजा अपनी रॉयल कलेक्शन के लिए रख लेते हैं अपने पास। इसके करीब 150 साल बाद जाकर साल 1797 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है तो इस पेंटिंग को राजा के महल से बाहर निकालकर लुव्र म्यूजियम में रख दिया जाता है। वैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसी कारण की वजह से मोनालिसा चुराई जाती है साल 1911 में, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। इस चोरी के मास्टरमाइंड थे विंचेंजो पेरुगिया, जिन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये पेंटिंग चुराई थी, और ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। इनका मानना था कि ये पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए, फ्रांस के पास नहीं, इसलिए इसे चुराकर इटली में लेकर जाते हैं। अब इतनी फेमस पेंटिंग को चुराना बड़ा रिस्क का काम है, स्पेशली जब इस पेंटिंग की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो। तो जाहिर सी बात है विंचेंजो इस चोरी के बाद बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को लेकर सेफ और सिक्योर फील करना चाहते हैं तो स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कंसीडर कीजिए, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना। शॉर्ट में कहा जाए तो एफडीज, जो सालों से सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट का जरिया रहा है। और आज के वीडियो के स्पॉन्सर आपकी बहुत मदद कर सकते हैं इसमें, स्टेबल मनी। स्टेबल मनी एक ऐप है जो एफडी इन्वेस्टमेंट्स को रेवोल्यूशनाइज कर देती है। 200 से ज्यादा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इंफॉर्मेशन का एक्सेस आपको मिलता है। इन्होंने ढेरों बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ पार्टनर किया है, तो आप अलग अलग बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स देख सकते हैं, ऑप्शंस कंपेयर कर सकते हैं, और बिना उन बैंक्स में अकाउंट बनाए इस ऐप के जरिए आप उन बैंक्स की एफडीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट चीज ये है कि बैरियर ऑफ एंट्री बहुत कम है, आप 1000 रुपए से ही शुरू कर सकते हैं इन्वेस्ट करना, और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जब आप अपने फंड्स को विड्रॉ करना चाहे तब कर सकते हैं बिना पेनल्टीज के। जब आप स्टेबल मनी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा एक्चुअली में डायरेक्टली बैंक के पास जाता है और वो आपको एफडी रिसिप्ट भी देते हैं। जाके डाउनलोड करके देखिए इस ऐप को, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और आप में से पहले 500 लोगों को 250 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा, जो इस ऐप के जरिए 25,000 से ज्यादा की एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम वापस आते हैं विंचेंजो पर, जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। फिर क्या होता है इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं, लेकिन इससे पहले इस पेंटिंग की खासियत
खासियत जानते हैं। आखिर क्यों ये इतनी स्पेशल है? सबसे पहली चीज तो ये है कि मोनालिसा को किसी पेपर पर, कैनवस पर या कपड़े पर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे पेंट किया गया है एक पोपलार की लकड़ी पर। उस जमाने में ये इटालियन पेंटर्स की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। दूसरी चीज, ये पेंटिंग साइज में कोई ज्यादा बड़ी पेंटिंग नहीं है। वैसे ये फोटोज देखो आप म्यूजियम में जहां रखी हुई है, इंसानों के कंपैरिजन में इसका साइज देख सकते हो। ये सिर्फ 77 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर की पेंटिंग है, लेकिन फिर भी इसे इतना खास माना जाता है क्योंकि इटली में अपने जमाने में ये सबसे पहली ऐसी पेंटिंग थी जो कि इंसान पे इतने क्लोजली फोकस कर रही है। ये एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है। आज के दिन इस तरीके के शॉट्स फोटोग्राफी में बड़े कॉमन होते हैं, लेकिन उस टाइम कोई इस तरीके की पेंटिंग्स नहीं बनाता था। ओवरऑल इस पेंटिंग की कलर ग्रेडिंग देखोगे तो काफी सारे ब्राउन और येलो कलर के शेड्स दिखेंगे। काफी डल सी पेंटिंग लगती है। ये इतनी येलोइश है कि एक टाइम पर एक प्रोफेसर ने तो लीजा को एक कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इसके पीछे दो कारण है। पहला ये कि इस पेंटिंग के ऊपर एक वार्निश की लेयर लगाई गई है ताकि मॉइस्चर इस पेंटिंग पर एक बुरा असर ना डाले, क्योंकि आखिरकार ये लकड़ी पर बनाई गई पेंटिंग है तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से इसे बचाना काफी जरूरी है। और दूसरा ये कि ओवर टाइम इसमें ब्लीचिंग देखने को मिली है। ओरिजिनली जब ये पेंटिंग बनी थी तो और ज्यादा ब्राइट और कलरफुल हुआ करती थी। कुछ लोगों ने इसे रिक्रिएट करने की कोशिश करी कि ओरिजिनली ये पेंटिंग कैसी दिखती होगी। दा विंची ने इस पेंटिंग में एक बड़े ही खास पेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया है जिसे स्फूमाटो कहा जाता है, द टेक्निक ऑफ ब्लेंडिंग। जो बैकग्राउंड देख रहे हो आप इस पेंटिंग में, एक लैंडस्केप दिख रहा है, इटली की आर्नो वैली है वो। उस बैकग्राउंड में और मोनालिसा में कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, आउटलाइंस नहीं बनाई गई। कुछ जगहों पे मोनालिसा के बाल लैंडस्केप में झलक रहे हैं। आउटलाइंस को ब्लर करना और कलर्स की ब्लेंडिंग करना, यही स्फूमाटो की टेक्निक है और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। ध्यान से देखिए मोनालिसा की मुस्कान को। जितना आप इस मुस्कान की तरफ देखेंगे उतना ही ये चेहरा ज्यादा सीरियस दिखने लगेगा आपको। लेकिन अब मोनालिसा की आंखों में देखिए, अचानक से आप देखेंगे कि कैसे लीजा ज्यादा मुस्कुरा रही है। पेंटिंग के आप किसी भी और हिस्से में देखेंगे, चाहे वो बैकग्राउंड हो या फिर मोनालिसा का फोरहेड हो या आंखें हो, आपको इफेक्ट दिखाई देगा। लीजा का चेहरा ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है जब आप मुस्कान पर फोकस नहीं करते। इसी मुस्कान को बनाने के लिए दा विंची ने सबसे ज्यादा समय लगाया था। उन्होंने कई रातें फ्लोरेंस के एक हॉस्पिटल में भी बिताई जहां पर वो डेड बॉडीज की जाकर खाल उतारा करते थे। वो स्टडी करना चाहते थे कि चेहरे के अंदर जो मसल्स और नर्व्स हैं, कैसे उनसे स्माइल आती है, कैसे मुस्कान आती है। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था, द मसल्स व्हिच मूव द लिप्स आर मोर न्यूमरस इन मैन देन इन एनी अदर एनिमल। होठों की मसल्स को डायसेक्ट करना एक्चुअली में उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स है वो बहुत ही छोटी है और बहुत ज्यादा है। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान दा विंची ने घोड़ों को भी स्टडी कर डाला। उन्होंने इंसानों के एक्सप्रेशंस को घोड़ों के चेहरों से कंपेयर किया। नोट्स में वो लिखते हैं, नोटिस वेदर द मसल्स दैट रेज द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द हॉर्स इज सेम एज दैट व्हिच लाइज हियर इन मैन। शायद ही इतिहास में किसी और आर्टिस्ट ने एक घोड़े और इंसान की शक्ल को डायसेक्ट करके ये एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे। मोनालिसा की मुस्कान को लेकर उनका ये ऑब्सेशन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने ऑप्टिक्स पर भी रिसर्च कर डाली। इन्होंने पाया कि जो लाइट रेज होती है वो हमारी आंखों में एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिलती नहीं है, बल्कि पूरे रेटिना पर लगती है। रेटिना के बीच का जो हिस्सा है, जिसे फोविया कहा जाता है, वो हमें बारीक से बारीक डिटेल्स देखने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ रेटिना का जो बाकी का हिस्सा है वो शैडोज और ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को ज्यादा पिकअप करता है। इस नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने शैडोज पर इस तरीके से ध्यान दिया ताकि जब आप अपने पेरिफेरल विजन से भी मोनालिसा को देखें, मतलब आप यहाँ देख रहे हो और मोनालिसा वहां पर हो, आपका ध्यान मोनालिसा पर ना भी हो, तब भी उसकी मुस्कान का असर आप पर आ जाता है। जब आप मुस्कान को करीब से देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसकी सेंट्रल लाइन एक फ्लैट लाइन। यही कारण है कि जब आप मुस्कान की तरफ देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली में मुस्कुराई नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ स्फूमाटो टेक्निक के जरिए जो शैडोज बनाई गई हैं, उनके जरिए एक ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि जब आप कहीं भी और देखते हो तो आपके पेरिफेरल विजन में वो मुस्कान आती है और उसकी शैडोज झलकती है और तब आपको लगता है कि लीजा मुस्कुरा रही है। अब कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं कि मोनालिसा की एक पेंटिंग नहीं बल्कि दो पेंटिंग्स है। ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये बात सच है। मोनालिसा की पेंटिंग जिसे हम सब जानते हैं, उससे ही मिलती जुलती एक और पेंटिंग बनाई गई थी उसी टाइम में। इस दूसरी मोनालिसा की कहानी शुरू होती है साल 1504 में, जब राफेल नाम के एक और लेजेंडरी आर्टिस्ट ने पेन और इंक के जरिए एक रफ स्केच बनाया था। ये स्केच कुछ ऐसा दिखता था और इसे लूव्र की मोनालिसा से
कंपेयर करोगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। रफेल के स्केच में 2 कॉलम्स दिखाई देते हैं मोनालिसा के पीछे। यहाँ रिसर्चर्स को लगा कि रफेल ने अपनी ड्राइंग एक्चुअल मोनालिसा की पेंटिंग को देखकर ही बनाई होगी, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन इस थ्योरी को साल 1993 में एक जर्मन आर्ट हिस्टोरियन ने डिस्प्रूव किया और प्रोफेसर पलांटी, जिनकी बात मैंने पहले भी करी थी, जो 25 सालों तक रिसर्च कर रहे थे मोनालिसा की आइडेंटिटी पर, उन्होंने कंफर्म किया कि रफेल एक्चुअली में फ्लोरेंस शहर में कुछ समय के लिए जोकोंडो परिवार के घर के एकदम सामने ही रहते थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रफेल ने अपनी खुद की पेंटिंग बनाई सेम सब्जेक्ट के साथ, सेम औरत को सेम पोज में बिठाकर? ये काफी अनबिलीवेबल लगता है। इस सवाल का एक और जवाब ये हो सकता है कि एक दूसरी मोनालिसा की पेंटिंग एग्जिस्ट करती है जिसे देखकर रफेल ने अपनी ड्राइंग बनाई, और ये दूसरी मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया के सामने आती है साल 1914 में। लंदन के पास रहने वाले एक नॉवेलिस्ट जॉन आर आयर के पास एक मोनालिसा का नया वर्जन था। ये है वो नई मोनालिसा की पेंटिंग, वही पेंटिंग जिसके बेसिस पर रफेल ने अपनी ड्राइंग बनाई। ये दूसरी मोनालिसा लूव्र में रखी मोनालिसा से 3.5 फीट ऊंची है और 5 फीट चौड़ी है। और इन दोनों पेंटिंग्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो 3 चीजें सामने आती हैं। पहला, इस नई मोनालिसा में जो औरत है वो ज्यादा यंग लग रही है। दूसरा, इस नई पेंटिंग में जो सिर है वो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्टेड है। और तीसरा, इस नई मोनालिसा की जो एक्सप्रेशंस है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर है। इसकी मुस्कान में वो मिस्टीरियस बात नहीं है जो लूव्र की मोनालिसा के बारे में है। और बैकग्राउंड में जो 2 कॉलम्स दिखाई देते हैं वही रफेल की ड्राइंग में भी दिखाई दे रहे थे। इन्हीं सब कारणों को देखकर एक्सपर्ट्स के द्वारा एक नई थ्योरी बताई जाती है कि लियोनार्डो दा विंची एक्चुअली में 2 मोनालिसास पर काम कर रहे थे। ये दोनों ही मोनालिसास एक्चुअली में लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी, लेकिन ये आयलवर्थ वाली जो मोनालिसा बाद में पाई गई, ये पहला वर्जन था दा विंची की पेंटिंग का। तब वो अपने स्टाइल से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और यही कारण है कि उस पेंटिंग में जो मोनालिसा दिखती है उसकी एज काफी यंग लगती है दूसरी मोनालिसा के कंपैरिजन में। एक ऐसी थ्योरी है जो आज के दिन तक डिबेट का मुद्दा है। साल 2010 में मोनालिसा फाउंडेशन ने आयलवर्थ वाली मोनालिसा पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, उसके पीछे राज पता लगाने के लिए, और इन्होंने अपनी एक दूसरी थ्योरी बनाई। इन्होंने कहा कि इस नई मोनालिसा का जो चेहरा है और जो हाथ है वो दा विंची ने खुद बनाए हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसे किसी इंफीरियर आर्टिस्ट ने बनाया है। हो सकता है लियोनार्डो की वर्कशॉप में काम करने वाला कोई बंदा हो जिसने इस पेंटिंग को पूरा करने का काम खत्म किया। ये दोनों ही थ्योरीज आज के दिन तक सिर्फ थ्योरीज हैं, क्योंकि ठोस सबूत किसी भी साइड को लेकर नहीं मिले हैं। हम मोनालिसा की चोरी पर वापस आए तो पता चलता है कि इस चोरी के मास्टरमाइंड विंचेंजो पेरुजिया एक्चुअली में एक एम्प्लॉय थे लूव्र म्यूजियम में। एक दिन वो म्यूजियम के कोने में छुप जाते हैं और पूरी रात वही काटते हैं, जिसके बाद सुबह वो चोरी कर निकलते हैं पेंटिंग को। इनका मानना था कि लियोनार्डो दा विंची क्योंकि इटालियन थे तो इस पेंटिंग को एक इटालियन म्यूजियम में होना चाहिए। जैसे ही ये चोरी की खबर फैलती है दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती हैं। 50 डिटेक्टिव्स इस काम पर लग जाते हैं कि किसने चोरी करी उसे ढूंढ कर निकालो, लेकिन कोई ढूंढ कर नहीं निकाल पाता। 2 साल तक पेरुजिया इस पेंटिंग को अपने पास घर पर छुपा कर रखते हैं। वो सोचते हैं कि क्या किया जाए इसके साथ, पूरी दुनिया इसकी खोज में लगी है। फाइनली वो इम्पेशेंट होकर इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करते हैं। फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक आर्ट डीलर को पेंटिंग बेचने की कोशिश करी जाती है, जियोवानी पोगी। जियोवानी सस्पिशियस हो जाते हैं और पेंटिंग पे पीछे लगी स्टैम्प को देखकर कंफर्म करते हैं कि यही चोरी की गई पेंटिंग है। इन्हें दुनिया का मोस्ट वांटेड सामान बेचा जा रहा है। इसी के चलते विंचेंजो पकड़े जाते हैं और उन्हें 6 महीने की सजा होती है। पेंटिंग को दोबारा से लूव्र म्यूजियम में लाकर रख दिया जाता है 4 जनवरी साल 1914 में। आज के दिन ये पेंटिंग यहीं रखी है एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे, स्ट्रिक्ट क्लाइमेट कंट्रोल्ड कंडीशंस में, जहां ह्यूमिडिटी बरकरार रखी गई है 50% ±10%। टेम्परेचर स्ट्रिक्टली मेंटेन किया गया है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। इस पूरी कहानी में शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चोरी के बाद ही मोनालिसा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और ये दुनिया की नंबर 1 फेमस पेंटिंग बन जाती है। सही सुना आपने, चोरी से पहले मोनालिसा इतनी फेमस पेंटिंग नहीं थी। जिन लोगों को आर्ट में दिलचस्पी होती थी वो मोनालिसा के बारे में जानते थे, लेकिन आम जनता को पता नहीं था कि मोनालिसा क्या है। तो आज के दिन अगर आप कभी लूव्र म्यूजियम में जाके मोनालिसा की पेंटिंग देखते हो और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, तो इस पॉपुलैरिटी के लिए ब्लेम जाता है सिर्फ और सिर्फ विंचेंजो पर। ये वीडियो पसंद आया तो कोहिनूर वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा आपको। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं जहाँ मैंने समझाई है कोहिनूर की मिस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, ये थी रिएक्शन वीडियो आज की मोनालिसा की कहानी पे। मुझे को नहीं था पता कि इसकी ये कहानी है, बस लियोनार्डो दा विंची का पता था कि इसने ये पेंटिंग बनाई थी।
तो बाकी ये कहानी नहीं था पता मुझे, तो अब मुझे पता लगा कि मैंने रिएक्शन जो दिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।